हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे बीटा मैथ्स एकेडमी के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मैं राहुल शर्मा आप सभी का बीटा मैथ्स एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं कॉरियोलिस फोर्स और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनके बारे में। ठीक है, तो हमारे जो क्वेश्चन रहेंगे वो कॉरियोलिस फोर्स के ऊपर रहेंगे। देखिए, कॉरियोलिस फोर्स एक अपेरेंट फोर्स होता है, मतलब एक आभासी बल होता है जो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करता, एक तरीके से इमेजिनरी फोर्स होता है, तभी इसी को हम अपेरेंट फोर्स या आभासी बल बोलते हैं। ये जो कॉरियोलिस फोर्स है वो रोटेशन की वजह से जनरेट होता है और जनरली हम अर्थ के रोटेशन की वजह से इसको जनरेट होता हुआ देखते हैं कि जो कॉरियोलिस फोर्स है वो रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से क्या होता है, उत्पन्न होता है, प्रोड्यूस होता है। ठीक है, इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो कोरियोलिस फोर्स क्या करता है। कोरियोलिस फोर्स लार्ज स्केल यानी एक बड़े पैमाने में जो फ्लूइड्स होता है, ठीक है, यानी द्रव होता है, इसके साथ साथ एयर, वाटर, इनके जो मटेरियल होते हैं, इनके जो पार्टिकल्स होते हैं, इनकी हम ये बोल सकते हैं मोशन को डिफाइन करता है। कौन? कोरियोलिस फोर्स। इसको हम डिफाइन करते हैं दो तरीके से। ठीक है, पहला रहता है हमारे पास इक्वेटर पे और दूसरा रहता है हमारे पास पोल्स पे। अब देखिए, जो इक्वेटर होता है, हम क्या पढ़ रहे हैं? कोरियोलिस फोर्स। ठीक है, कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स क्या होता है? एक अपेरेंट फोर्स। या हम जिसको बोल सकते हैं आभासी बल। आभासी बल होता है कोरियोलिस फोर्स। और ये जनरेट किस वजह से होता है? ये होता है जनरेट बाय रोटेशन ऑफ अर्थ, यानी अर्थ के रोटेशन की वजह से ये जनरेट होता है। और हमने बात की कि इसको दो तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं, पहला है इक्वेटर पे और दूसरा है पोल्स पे। अब जो इक्वेटर होता है, इक्वेटर का मतलब है भूमध्य रेखा, है ना। इक्वेटर, इसका मतलब है भूमध्य रेखा। और दूसरा हम डिफाइन करते हैं इसको पोल्स पे। पोल्स यानी ध्रुवों पर। ठीक है, इन दो पे हम क्या करते हैं, किसको डिफाइन करते हैं? इस कोरियोलिस फोर्स को। ठीक है, अब जो इक्वेटर है यानी भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा पर इसकी जो वैल्यू है, इसको हम अगर एफ सी से डिनोट करें तो वो होगा 0। किसके ऊपर? इक्वेटर के ऊपर, यानी भूमध्य रेखा के ऊपर। इसके साथ अगर हम बात करें पोल्स पे, तो पोल्स पे कोरियोलिस फोर्स की वैल्यू होती है मैक्सिमम। एफ सी स्टैंड्स टू मैक्सिमम। यानी इक्वेटर पे यानी भूमध्य रेखा पर इसकी वैल्यू होती है मिनिमम। मिनिमम के साथ साथ हम 0 भी ले सकते हैं। और इसके साथ साथ पोल्स पे यानी ध्रुवों पर इसकी वैल्यू होती है मैक्सिमम, यानी अधिकतम होगी। अब ये क्यों होता है कि इक्वेटर पे 0 और पोल्स यानी ध्रुवों पर इसकी वैल्यू होती है मैक्सिमम? ऐसा होता है रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से। ठीक है, यानी पृथ्वी है, उसका पृथ्वी घूर्णन कर रही है, उसकी वजह से क्या होता है, भूमध्य रेखा पर इसकी वैल्यू 0 और पोल्स की तरफ जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। किसकी? कोरियोलिस फोर्स की। तो ये है हमारे पास कोरियोलिस फोर्स। इसके अलावा हमने ये बात की कि यह फ्लूइड्स यानी द्रव, इसके साथ साथ वाटर, एयर, इनके जो पार्टिकल्स हैं, इनके जो मटेरियल्स हैं, इनकी मोशन को डिफाइन करता है। ठीक है, मोशन यानी गति का वर्णन करता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो कोरियोलिस फोर्स होता है हमारे पास, वो क्या करता है, जो हम जितने भी
मतलब फ्लूइड्स ले रहे हैं, वाटर ले रहे हैं, एयर ले रहे हैं, इनसे जो रिलेटेड जो फिनोमिना है कौन कौन से, जैसे साइक्लोन चक्रवात, एंटी साइक्लोन प्रति चक्रवात, टोर्नेडोज यानी बवंडर, ठीक है, और इसके अलावा टाइफून हो गए हमारे, और ये सारे के सारे जेट स्ट्रीम हो गए, ट्रेड वाइंस हो गए, ये जितने भी फिनोमिना हैं सारे के सारे डिपेंड्स किसके ऊपर करते हैं, कोरियोलिस फोर्स के ऊपर। और ये सारे जो डिपेंड करते हैं फिनोमिनास, इसमें कोरियोलिस फोर्स है उसकी एग्जिस्टेंस रहता है। अब ये जो कोरियोलिस फोर्स है ये क्या करता है कि जो मोशन है, मोशन को डिफाइन करेगा। क्या करेगा, मोशन को डिफाइन करेगा, लेकिन डज नॉट चेंज, यानी मोशन है उसको चेंज नहीं करेगा ये। जहां पे अगर हम बात करें डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन को कोरियोलिस फोर्स क्या करता है, चेंज करता है, ठीक है। मोशन को डिफाइन करता है, चेंज नहीं करता, लेकिन डायरेक्शन को चेंज करता है। इसके अलावा अर्थ पे दो गोलार्ध होते हैं, पहला होता है दो हेमिस्फीयर होते हैं, है ना, एक तो नॉर्थन हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध, और दूसरा साउथर्न हेमिस्फीयर यानी दक्षिणी गोलार्ध। अब उत्तरी गोलार्ध में जो हमारे पास कोई भी पार्टिकल्स हैं, ठीक है, फ्लूइड पार्टिकल्स हैं, उसको ये जो कोरियोलिस फोर्स है ये क्या करता है, राइट डायरेक्शन में मोड़ देता है। और साउथर्न हेमिस्फीयर में अगर फ्लूइड पार्टिकल्स होंगे तो उनको किस डायरेक्शन में मोड़ेगा, लेफ्ट डायरेक्शन में मोड़ देता है। तो ये सारा काम कौन करता है, कोरियोलिस फोर्स करता है, ठीक है। हवा में जो पैटर्न बनते हैं, चक्रवात होते हैं, व्यापारिक हवाएं जिनको ट्रेड विंड्स बोलते हैं, ये सारे के सारे किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, कोरियोलिस फोर्स के ऊपर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसके अलावा डायरेक्शन ऑफ जो मोशन है उसके ऊपर जो कोरियोलिस फोर्स है वो परपेंडिकुलर क्या करता है, एक तरीके से लगता है, यानी लंबवत गति में लगता है, गति की जो दिशा है उसके लंबवत कोरियोलिस फोर्स लगता है। ये सारा हमने पढ़ा कोरियोलिस फोर्स के बारे में, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन को। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, देखिए हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो है, What is the general effect of the Coriolis force on the movement of large scale air masses in the atmosphere? यानी वायुमंडल में बड़े पैमाने पर वायु राशियों की गति पर कोरियोलिस बल का सामान्य प्रभाव क्या है, क्या होता है। इसके हमारे पास चार आंसर हैं। इट कॉजेज देम टू मूव डायरेक्टली नॉर्थ और साउथ, यानी यह उन्हें सीधे उत्तर या दक्षिण की ओर ले जाने का कारण बनता है। सेकंड है हमारे पास, इट कॉजेज देम टू मूव ईस्टवर्ड, यह उन्हें पूर्व की ओर ले जाने का कारण बनता है। थर्ड है हमारे पास, इट कॉजेज देम टू मूव वेस्टवर्ड, इससे वे पश्चिम की ओर बढ़ते हैं। या हमारे पास फोर्थ ऑप्शन है, इट हैज नो इफेक्ट ऑन देयर मोशन। तो देखिए हम क्या करते हैं, जब हमको ऑप्शन हमारे पास रहते हैं तो उनमें से सबसे पहले हम वो हटा दें जो ऐसा नहीं हो सकता। जो चार ऑप्शन है हमारे पास उनमें जो चीजें नहीं हो सकती, जो कोरियोलिस फोर्स से रिलेटेड नहीं है, उनको हम हटा देंगे, ऑटोमेटिकली हमारे पास जो आंसर होगा वो राइट हो जाएगा। तो सबसे पहले तो ये हमारे पास जो ऑप्शन है, इट हैज नो इफेक्ट ऑन देयर मोशन, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो मोशन के ऊपर इफेक्ट करता है, बल्कि हम ये बोल सकते हैं वो मोशन को ही डिफाइन करता है, ठीक है, डिफाइन करता है, वो मोशन को चेंज नहीं करता बल्कि डिफाइन करता है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है वो कैंसिल हो गया। फिर हम ए ऑप्शन की बात करते हैं, यह उन्हें सीधे उत्तर या दक्षिण की ओर ले जाने का कारण बनता है। तो देखिए उत्तर या दक्षिण की ओर ले जाने का कारण नहीं बनता। कौन, लार्ज स्केल जो एयर मासेस है एटमॉस्फेयर में, वो उत्तर या दक्षिण की तरफ नहीं जाती, ठीक है। तो हमारे पास जो ए ऑप्शन है वो भी कैंसिल आउट हो गया। सेकंड हमारे पास ऑप्शन है, इट कॉजेज देम टू मूव ईस्टवर्ड, ठीक है, इसका मतलब है कि यह उन्हें पूर्व की ओर ले जाने का कारण बनता है। जो ऑप्शन हमारे पास है राइट, यानी हमारे पास जो ऑप्शन है वो बी है राइट, ठीक है। यानी वायुमंडल में बड़े पैमाने पर जो वायु राशियों की गति पर कोरियोलिस बल का सामान्य प्रभाव किस दिशा में होगा, कि यह जो कोरियोलिस फोर्स है यह उन्हें पूर्व की ओर ले जाने का कारण बनेगा, पश्चिम की ओर भी नहीं बढ़ेंगे ये, ठीक है। तो हमारे पास जो सी ऑप्शन है वो भी कैंसिल हो गया। तो हमारे पास इनमें से जो राइट आंसर है वो होगा बी, इट कॉजेज देम टू मूव ईस्टवर्ड, ठीक है। ये है हमारा फर्स्ट
क्वेश्चन। सेकंड हम चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की ओर। ठीक है, हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, इन ओशियनोग्राफी द कोरियोलिस इफेक्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफ्लेक्शन ऑफ ओशियन करंट इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द। अब यहां पे बात हो रही है कोरियोलिस इफेक्ट की, कोरियोलिस फोर्स की। तो मैं बताना चाहूंगा कि कोरियोलिस फोर्स होता है वही जो इफेक्ट उसमें जो लगता है, जिस इफेक्ट की वजह से कोरियोलिस फोर्स लगता है, दैट इज कॉल्ड कोरियोलिस इफेक्ट। ठीक है, तो जो कोरियोलिस फोर्स है उसका फॉर्मूला क्या होता है? कोरियोलिस फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? कोरियोलिस फोर्स, ठीक है, और कोरियोलिस फोर्स के कॉरस्पॉन्डिंग जो इफेक्ट होता है दैट इज कॉल्ड कोरियोलिस इफेक्ट। कोरियोलिस इफेक्ट, ठीक है, यानी कोरियोलिस प्रभाव। कोरियोलिस प्रभाव। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कि कोरियोलिस फोर्स की वैल्यू कितनी होती है। कोरियोलिस फोर्स को हम Fc से डिनोट करते हैं। ठीक है, और कोरियोलिस फोर्स की जो वैल्यू होती है वो होती है -2m वेक्टर ओमेगा वेक्टर इंटू dr वेक्टर बाय dt। ये हमारे पास क्या होता है? कोरियोलिस फोर्स का मान। ये हमारे पास कोरियोलिस फोर्स की वैल्यू होती है। Fc इज इक्वल टू -2m ओमेगा वेक्टर इंटू dr वेक्टर बाई dt, जहां पे m क्या होगा? m होता है जो हम पार्टिकल्स ले रहे हैं, फ्लूइड पार्टिकल्स हो चाहे एयर पार्टिकल्स हो, जो भी हम जिस तरीके के हमारे पास पार्टिकल्स ले रहे हैं उनका होगा मास। masses of that particles। ठीक है, और ओमेगा क्या होगा? ओमेगा वेक्टर, या हम बोल सकते हैं सीधा ओमेगा। ओमेगा रहता है हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी, यानी कोणीय आवृत्ति। कोणीय आवृत्ति और डी आर। आर हम पहले तो बात करें, आर क्या है? आर है डिस्प्लेसमेंट, यानी विस्थापन। अब हमने बात की कि जो कोरियोलिस फोर्स है वो रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से क्या होता है? जनरेट होता है। तो यहां पे ये जो हमारे पास फॉर्मूला है, यहां पे जो एंगुलर वेलोसिटी है वही किसको शो करती है? रोटेशन को, यानी घूर्णन को। एंगुलर वेलोसिटी यानी कोणीय आवृत्ति किसको शो करती है? रोटेशन को, यानी घूर्णन को। कि वास्तविक यानी वास्तविकता में जो अर्थ है उसके घूर्णन की वजह से कोरियोलिस इफेक्ट है वो जनरेट होता है, या कोरियोलिस फोर्स है वो लगता है। अब यहां पे हम क्या लिख सकते हैं? इसको थोड़ा सा और हम डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? हम इसको लिख सकते हैं एफ सी इज इक्वल टू -2m ओमेगा वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर। क्योंकि dr बाई dt को हम क्या लिख सकते हैं? v यानी वेलोसिटी। ठीक है, यानी विस्थापन और
किसी टाइम ड्यूरेशन में जो विस्थापन होता है वही क्या कहलाता है, वेग कहलाता है। तो इसको हम वेलोसिटी लिख सकते हैं, v वेक्टर से हम शो कर सकते हैं। तो ये हमारा फाइनली क्या हुआ, वैल्यू ऑफ कॉरियोलिस फोर्स, वैल्यू ऑफ कॉरियोलिस फोर्स। ठीक है, ये हमारे पास कॉरियोलिस फोर्स की वैल्यू होगी, जो आपको पता होनी चाहिए, आनी चाहिए, पता समझ में आनी चाहिए आपको। ठीक है, ओके। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा, इन ओशियनोग्राफी द कॉरियोलिस इफेक्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफ्लेक्शन ऑफ ओशियन करंट्स इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द, यानी समुद्र विज्ञान में कोरियोलिस प्रभाव समुद्र की धाराओं के लंबवत दिशा में विक्षेपण के लिए जिम्मेदार होता है। किसके विक्षेपण के लिए जिम्मेदार होता है, यानी उसमें जो डिफ्लेक्ट होती है वो क्या डिफ्लेक्शन होता है, किन चीजों में डिफ्लेक्शन होता है, वो हमारे पास यहां पे क्वेश्चन पूछा है। तो हमने जैसे बात की कि कोरियोलिस इफेक्ट है वो लार्ज स्केल के ऊपर जो साइक्लोन आते हैं, एंटी साइक्लोन, टाइफून, टॉर्नेडोज, जितने भी ये सारे के सारे फिनोमिना है, ये सारे के सारे रिस्पॉन्सिबल किसके लिए हैं, कोरियोलिस फोर्स के ऊपर। तो ओशियनोग्राफी यानी समुद्र विज्ञान की अगर हम बात करें तो वहां पे कोरियोलिस इफेक्ट है वो किस तरीके से किस डिफ्लेक्शन को शो करता है। और यहां पे बात हुई लंबवत दिशा में, तो हमने बात की कि जो कोरियोलिस फोर्स है, कोरियोलिस इफेक्ट है, वो डायरेक्शन ऑफ मोशन के किस तरफ लगता है, परपेंडिकुलर यानी लंबवत दिशा में लगता है। हमारे पास यहां पे चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा पर, सेकंड है हमारे पास प्राइम मेरिडियन यानी प्रधान यामियोत्तर पर, थर्ड है हमारे पास ऑप्शन डायरेक्शन ऑफ विंड यानी हवा की दिशा पर, और फोर्थ है हमारे पास डायरेक्शन ऑफ द अर्थ रोटेशन। तो देखिए अर्थ रोटेशन के ऊपर वो क्या करता है, डिपेंड करता है। लेकिन जो हमारे पास ओशनोग्राफी, और ओशनोग्राफी में अगर हम बात करें ओशन करंट्स की, अगर अब आगे हम बात करेंगे कि ओशन करंट्स आखिर होती क्या है। ठीक है, समुद्री धाराएं या हम बोल सकते हैं महासागरीय धाराएं, ये क्या होती है ये हम बात करेंगे। पहले हम ऑप्शन देखते हैं। तो हमारे पास ये चार ऑप्शन है। भूमध्य रेखा इक्वेटर के ऊपर तो हमारे पास कोरियोलिस इफेक्ट है वो इक्वेटर और पोल्स दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन समुद्री धाराएं ना तो भूमध्य रेखा के ऊपर विक्षेपण के लिए जिम्मेदार होती है, ना ही प्रधान यामियोत्तर के ऊपर के विक्षेपण के लिए जिम्मेदार होती है, और ना ही डायरेक्शन ऑफ अर्थ रोटेशन के विक्षेपण के ऊपर जिम्मेदार होती है। यहां पे डिफ्लेक्शन किसका होता है, यहां पे डिफ्लेक्शन होता है विंड यानी हवा का। तो ये डिफ्लेक्शन किस तरफ होगा, किस वजह से होगा, लंबवत दिशा में, डायरेक्शन ऑफ द विंड। ठीक है, यानी हवा की दिशा में क्या होगा, विक्षेपण के लिए जिम्मेदार होगा समुद्र विज्ञान में समुद्री धाराओं के लिए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो हमारे पास राइट ऑप्शन कौन सा है, सी इज द राइट ऑप्शन। यानी समुद्र विज्ञान में कोरियोलिस प्रभाव समुद्र की धाराओं के लंबवत दिशा में हवा की दिशा के विक्षेपण के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ओशन करंट्स की। ओशन करंट्स क्या होती है, देखिए थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं ओशन करंट्स की। ठीक, यहां पे बात हो रही है ओशन करंट्स की। ओशन करंट्स की, ओशन करंट्स को हम समुद्री धाराएं या फिर हम बोल सकते हैं महासागरीय धाराएं। महासागरीय धाराएं, तो हम ओशन करंट्स को क्या बोल सकते हैं, समुद्री या महासागरीय धाराएं। देखिए महासागरीय धाराएं क्या होती है, धारा यानी पानी के प्रवाह का ही क्या होता है, एक पैटर्न होता है। ठीक है, जिसको हम धारा बोल सकते हैं। अब महासागरीय धाराएं किसमें होगी, महासागरों में होगी, समुद्रों में होगी, यानी लार्ज स्केल के ऊपर होगी। तो इसमें जो महासागरीय धाराएं हैं वो उच्च स्केल मतलब
लार्ज स्केल के ऊपर जो महासागर में पानी है, ठीक है, जल है, उसकी ही धारा होती है। अब ये ठंडी और गर्म दो तरीके से होती है, ये गर्म भी हो सकती है और इसके साथ साथ ये ठंडी भी हो सकती है। इसके साथ साथ महासागरीय जो धाराएं हैं वो इस पानी को किस तरफ ले जाती है, इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा से पोल की तरफ और पोल से इक्वेटर की तरफ लाने ले जाने का काम इसमें रहता है महासागरीय धाराओं में, ठीक है। और अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, उदाहरण की बात करें, तो गल्फ स्ट्रीम क्या है? जो गल्फ स्ट्रीम क्या है? उत्तरी अटलांटिक में गर्म पानी की ही एक महासागरीय धारा का नाम है, ठीक है। उत्तरी अटलांटिक में गर्म पानी की एक धारा है जो क्या है? एक ओशन करंट्स है, ठीक है, यानी महासागरीय धारा या समुद्री धारा है गल्फ स्ट्रीम, ठीक है, अटलांटिक में, उत्तरी अटलांटिक में, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो कैलिफोर्निया करंट, कुरोशियो करंट, ये सारे की सारे जो एग्जाम्पल है, ये किसके एग्जाम्पल है? ओशियन करंट्स के। जो हमने बात की कैलिफोर्निया करंट, ये एक ठंडे जल की धारा है जो कहाँ पे है? ये रहता है प्रशांत महासागर में, उत्तरी प्रशांत महासागर में बहने वाली एक ठंडे जल की धारा है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें कुरोशियो करंट की, यानी कुरोशियो धारा की, तो वो है प्रशांत महासागर में गर्म जल की धारा, जिसको जापान करंट भी बोलते हैं, क्योंकि जापान का जो एरिया है वो इससे काफ़ी इफेक्ट होता है। वहाँ पे जब ये करंट मतलब ये जो धाराएं हैं, कुरोशियो धाराएं हैं, ये चलती है तो जापान के काफ़ी जो एरिया है उसको इफेक्ट करती है, ठीक है। तो इसलिए इसको जापान करंट भी बोलते हैं। करंट वो वाला करंट नहीं है, ठीक है, बिजली वाला करंट नहीं है, ये करंट मतलब वो वाली धारा है जो पानी के प्रवाह की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो ये हुआ ओशन करंट्स और ये हमने बात की कोरियोलिस फोर्स, और इसका जो आंसर है वो होगा हवा की दिशा में, यानी विक्षेपण। किसमें विक्षेपण होगा? समुद्री धाराओं के हवा की दिशा में, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। तो हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट डज द कोरियोलिस इफेक्ट कॉज व्हेन अप्लाइड टू द ट्रेजेक्टरी ऑफ ए लॉन्ग रेंज मिसाइल, ठीक है, यानी लंबी दूरी की मिसाइल के प्रक्षेप वक्र पर लागू होने पर कोरियोलिस प्रभाव क्या होता है? ये हमारे पास क्या है? क्वेश्चन है। अब हमारे पास 4 आंसर है। ए स्ट्रेट लाइन ट्रेजेक्टरी यानी एक सीधी रेखा प्रक्षेप वक्र, या एक कर्व्ड ट्रेजेक्टरी टू द लेफ्ट यानी बाईं ओर एक घुमावदार प्रक्षेप वक्र, या सी है हमारे पास ऑप्शन एक कर्व्ड ट्रेजेक्टरी टू द राइट यानी दाईं ओर एक घुमावदार प्रक्षेप वक्र, और फोर्थ है हमारे पास ऑप्शन ए वर्टिकल ट्रेजेक्टरी। तो सबसे पहले तो हम बात करें लॉन्ग रेंज मिसाइल की, ठीक है, और लॉन्ग रेंज मिसाइल में किस तरीके से कोरियोलिस इफेक्ट का प्रभाव पड़ता है। तो देखिए कोरियोलिस इफेक्ट की हम बात कर रहे हैं, जो किसके कॉरेस्पॉन्डिंग रहता है? कोरियोलिस फोर्स के, कोरियोलिस फोर्स के कॉरेस्पॉन्डिंग रहता है, ठीक है, कोरियोलिस फोर्स, कोरियोलिस बल। अब यहां पे बात आ रही है लॉन्ग रेंज मिसाइल की, लॉन्ग रेंज मिसाइल की। तो देखिए हमको यह पता है कि मिसाइल जब हम डिफेंस में, एक तरीके से डिफेंस जो फील्ड है, इसमें क्या देखते हैं कि हमारे पास मिसाइल है, वो किसी टैंक या कोई भी हमारे पास ऐसा कुछ हो, उसमें इस तरीके से हम क्या करते हैं? मिसाइल्स को एग्जीक्यूट करते हैं, जहाँ पे हमको इसको डालनी होती है, ठीक है, लगानी होती है, जहाँ पे वहाँ पे इसको क्या किया जाता है? टारगेट किया जाता है। अब ये जो लॉन्ग रेंज मिसाइल है, ये जाती है, मतलब इससे निकलती है, ये जो गन रहता है, गन पॉइंट रहता है, यहाँ से निकलती है, तो वो कुछ इस तरीके से क्या करती है? दूरी तय करती है, डिस्टेंस
करती है, और यहाँ पे जैसे वो टारगेट है तो यहाँ पे वो ऐसे जाकर कुछ इस तरीके से जाकर वो वहाँ पे टारगेट को निशाना बनाती है। ठीक है, ये है लॉन्ग रेंज मिसाइल। ठीक है, एज ए एग्जाम्पल हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये जो एक तरीके से कर्व बन रहा है, तो सबसे पहले तो ये है कि लॉन्ग रेंज जो मिसाइल है उसकी ट्रेजेक्टरी क्या होगी, उसकी स्ट्रेट लाइन तो नहीं होगी। स्ट्रेट लाइन नहीं होगी क्योंकि हम जनरली देखते हैं कि मिसाइल है वो अपने टारगेट को कुछ इस तरीके से निशाना बनाती है, कुछ इस तरीके से जो गन है या जो क्या है मिसाइल है वो इस तरीके से एग्जीक्यूट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ट्रेजेक्टरी तो नहीं होगी और ना ही वर्टिकल ट्रेजेक्टरी होगी। ठीक है, ना तो एक सीधी रेखा में प्रक्षेप वक्र होगा और ना ही एक ऊर्ध्वाधर प्रक्षेप वक्र होगा। ये दो ऑप्शन तो नहीं हो सकते। अब हम बात करते हैं इन दो ऑप्शन के बीच में। ठीक है, ये तो हमको पता चल गया कि ये जो ट्रेजेक्टरी है वो होगी कर्व्ड ट्रेजेक्टरी। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से कर्व्ड ट्रेजेक्टरी होगी। अब इन दोनों में हम बात करते हैं कि लंबी दूरी की मिसाइल के प्रक्षेप वक्र पर लागू होने पर कोरियोलिस प्रभाव क्या प्रभाव डालता है। तो इसमें जो कोरियोलिस इफेक्ट है वो प्रभाव डालता है, और कोरियोलिस इफेक्ट की वजह से वो किस दिशा में, यानी डायरेक्शन, हमने बात की कि कोरियोलिस इफेक्ट है वो मोशन को डिफाइन करता है, मोशन को चेंज नहीं करता, लेकिन जो हमारे पास पार्टिकल्स रहते हैं या जो भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है उसकी डायरेक्शन को चेंज करता है। तो जो लॉन्ग रेंज मिसाइल है उसमें ये डायरेक्शन को चेंज करेगा, और एक तरीके से हम ये बात कर सकते हैं कि नॉर्थन हेमिस्फीयर की तरह वहां पे क्या होगा, लॉन्ग रेंज मिसाइल है उसको हम कॉरेस्पॉन्डिंग मानेंगे। अब जो नॉर्थन हेमिस्फीयर है, उत्तरी गोलार्ध है, उसमें क्या करता है कि जो कोरियोलिस इफेक्ट है वो दाईं ओर मोड़ देता है, किसको, जो भी हमारे पास ऑब्जेक्ट रहता है उसको दाईं ओर मोड़ देता है। तो यहां पे हमारे पास जो ऑप्शन है वो क्या होगा, एक कर्व्ड ट्रेजेक्टरी टू द राइट, यानी दाईं ओर एक घुमावदार प्रक्षेप वक्र। तो ये आपको याद रखना है कि हम अगर लॉन्ग रेंज मिसाइल की बात करें तो वो एक तरीके से जो हम नॉर्थन हेमिस्फीयर को लेते हैं कि नॉर्थन हेमिस्फीयर में क्या होता है कि जो कोरियोलिस इफेक्ट लगता है वो कोई भी हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है, पार्टिकल्स है, उसको राइट डायरेक्शन में मोड़ देता है। और यही हम अगर बात करें साउथर्न हेमिस्फीयर यानी दक्षिणी गोलार्ध में, तो कोरियोलिस इफेक्ट है वो क्या कर देता है, वो लेफ्ट की तरफ यानी बाईं ओर वस्तु या किसी भी ऑब्जेक्ट को मोड़ देता है। तो यहां पे क्या होगा, नॉर्थन जो हेमिस्फीयर वाला केस है वो यहां पे एक तरीके से एप्लीकेबल होगा लॉन्ग रेंज मिसाइल के कॉरेस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो हमारे पास जो राइट आंसर है वो होगा ए कर्व्ड ट्रेजेक्टरी टू द राइट। ये हमारे गलत हो जाएंगे आंसर, एंड राइट आंसर इज सी, ए कर्व्ड ट्रेजेक्टरी टू द राइट, यानी दाईं ओर एक घुमावदार प्रक्षेप वक्र। ठीक है, हमने क्या बात की कि ये जो लॉन्ग रेंज मिसाइल है ये किस तरीके से बिहेव करेगा, जिस तरीके से कोरियोलिस इफेक्ट में नॉर्थन हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध जिस तरीके से कोई भी ऑब्जेक्ट है कोरियोलिस इफेक्ट की वजह से नॉर्थन हेमिस्फीयर में दाईं ओर मुड़ जाता है, उसी तरीके से लॉन्ग रेंज मिसाइल में जो हमारे पास ट्रेजेक्टरी होगी वो पहली बात तो कर्व्ड होगी। ठीक है, ना तो स्ट्रेट होगी ना ही क्या होगी, वर्टिकल होगी, है ना, वर्टिकल यानी ऊर्ध्वाधर भी नहीं होगी। तो वो जो हमारे पास कर्व्ड ट्रेजेक्टरी है वो इसको दाईं ओर मोड़ देती है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना जरूरी है। तो ये हमारे पास था थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ, और हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, इन द साउथर्न हेमिस्फीयर हाउ डज द कोरियोलिस फोर्स इन्फ्लुएंस द मोशन ऑफ एयर मासेज इन द अपर एटमॉस्फेयर। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में
कोरियोलिस बल ऊपरी वायुमंडल में वायु राशियों की गति को किस प्रकार प्रभावित करता है। ठीक है, अब यहां पे बात हो रही है साउथर्न हेमिस्फीयर, तो साउथर्न हेमिस्फीयर में कोरियोलिस इफेक्ट है वो लेफ्ट डायरेक्शन में मोड़ देता है जो भी हमारे पास ऑब्जेक्ट रहता है, लेकिन यहां पे कोई ऑप्शन है ही नहीं ऐसा जो लेफ्ट बताता हो। यहां पे डायरेक्शन है, जैसे फर्स्ट ऑप्शन में है इट कॉजेज देम टू मूव डायरेक्टली नॉर्थ और साउथ, यह उन्हें सीधे उत्तर या दक्षिण की ओर ले जाने का कारण बनता है। सेकंड हमारे पास ऑप्शन है इट कॉजेज देम टू मूव ईस्टवर्ड, यानी यह उन्हें पूर्व की ओर ले जाने का कारण बनता है। इट कॉजेज देम टू मूव वेस्टवर्ड, ये हमारे पास थर्ड ऑप्शन है, यानी इससे वे पश्चिम की ओर बढ़ते हैं। या हमारे पास फोर्थ ऑप्शन है इट हैज नो इफेक्ट ऑन देयर मोशन। तो जैसे हमने फर्स्ट जो हमारे पास फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन था उसमें जैसे हमने ऑप्शन हटा दिए थे गलत वाले, उसी तरीके से हम यहां पे भी हटा सकते हैं। कैसे कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोरियोलिस इफेक्ट की वजह से हमारे पास मोशन के ऊपर कोई इफेक्ट हो ही ना, तो फोर्थ हमारे पास जो ऑप्शन है वो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा। सेकंड हमारे पास क्या है कि जो हमारे पास अपर एटमॉस्फेयर है वहां पे साउथर्न हेमिस्फीयर में अगर ऑब्जेक्ट है तो वो क्या करेगा, वो ना तो नॉर्थ में जाएगा और ना ही साउथ में जाएगा, तो ए हमारे पास है वो भी कैंसिल हो गया। अब हम बात करेंगे क्या वो ईस्ट में जाएगा या क्या वो वेस्ट में जाएगा। ठीक है, तो वो किस में जाएगा, अपर एटमॉस्फेयर में वो जाता है इट कॉजेज देम टू मूव ईस्टवर्ड, यानी पूर्व की ओर जाने का कारण बनता है। तो हमारे पास जो राइट आंसर है वो होगा इट कॉजेज देम टू मूव ईस्टवर्ड। किसकी बात कर रहे हैं हम, साउथर्न हेमिस्फीयर, साउथर्न हेमिस्फीयर। साउथर्न हेमिस्फीयर यानी दक्षिणी गोलार्ध। अब कोरियोलिस इफेक्ट की वजह से, कोरियोलिस इफेक्ट की वजह से जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है वो किस डायरेक्शन में मुड़ जाता है, लेफ्ट डायरेक्शन में, लेफ्ट डायरेक्शन में। लेकिन यहां पे हमारे पास ऑप्शन क्या दिया है, ऑप्शन दिया है डायरेक्शन में, तो वो क्या होगा, ऐसा हो नहीं सकता कि मोशन पे इफेक्ट ना हो। इसका जो राइट आंसर है वो होगा ईस्ट वार्ड, ईस्ट वार्ड। अगर हम राइट और लेफ्ट की बात करें तो आंसर होगा लेफ्ट डायरेक्शन, और अगर हम ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ की बात करें तो वो किस डायरेक्शन में मुड़ जाता है, ईस्ट वार्ड, यानी पूर्व की ओर, है ना, पूर्व की ओर। ठीक है, तो ये हमारे पास होगा आंसर, अपर एटमॉस्फेयर। ठीक है, इसके साथ साथ नॉर्थन जो हेमिस्फीयर है, नॉर्थन हेमिस्फीयर, इसमें अगर हम बात करें कोरियोलिस इफेक्ट की, तो कोरियोलिस इफेक्ट की वजह से जो ऑब्जेक्ट है वो किस डायरेक्शन में मुड़ जाता है, वो मुड़ जाता है राइट डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन यानी दाईं दिशा में। और अगर हम बात करें इस तरीके से डायरेक्शन की, यानी वो ईस्टवर्ड में ले जाता है, यानी वो पूर्व में ले जाता है, पश्चिम में, नॉर्थ में या साउथ में, तो इसका जो राइट आंसर होगा नॉर्थन हेमिस्फीयर। अगर ऑप्शन में हो, अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो उसके लिए डायरेक्शन तो राइट डायरेक्शन होगी, राइट और लेफ्ट की बात करें। और अगर हम यहां पे जैसे हमने ईस्टवर्ड बताया इस तरीके से, नॉर्थन हेमिस्फीयर के लिए क्या होगा आंसर, वेस्ट वर्ड, यानी अपर एटमॉस्फेयर में क्या है,
उत्तरी गोलार्ध, अगर क्वेश्चन आए उत्तरी गोलार्ध में कोरियोलिस बल ऊपरी वायुमंडल में वायु राशियों की गति को किस तरीके से प्रभावित करता है, तो वहां पे किस डायरेक्शन में होगा, वेस्ट वर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, यानी पूर्व पश्चिम, पश्चिम की ओर ले जाता है वो, ठीक है। और अगर साउथर्न हेमिस्फीयर है तो वहां पे हमारे पास आंसर क्या होगा, ईस्ट वर्ड डायरेक्शन, ठीक है, यानी पूर्व की ओर ले जाएगा। ये हमारे पास था क्वेश्चन, 4th नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारे पास 5th नंबर क्वेश्चन। अब ठीक है, हमारे पास 5th नंबर क्वेश्चन है। अब जो हमने ऊपर बात की, ठीक है, 5th नंबर हमारा जो क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग ओशियन करंट्स इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द कोरियोलिस इफेक्ट कॉजिंग इट टू फ्लो ईस्टवर्ड। यह हमारे पास क्वेश्चन क्या है, उत्तरी गोलार्ध में निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धारा कोरियोलिस प्रभाव से प्रभावित होती है जिससे यह पूर्व की ओर बहती है। मतलब कोरियोलिस इफेक्ट की वजह से नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में, ऊपर हमने बात की थी अपर एटमॉस्फेयर में, ठीक है, ऊपर हमारे पास जो क्वेश्चन था उसमें था मोशन ऑफ एयर मासेस इन अपर एटमॉस्फेयर, ठीक है, यानी ऊपरी वायुमंडल में वायु राशियों की गति हमने देखा था। प्रभाव साउथर्न में क्या होगा, ईस्टवर्ड, और नॉर्थर्न में क्या होगा, वेस्टवर्ड। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं यहां पे कि नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द कोरियोलिस इफेक्ट कॉजिंग इट टू फ्लो ईस्टवर्ड, और हम बात कर रहे हैं यहां पे ओशियन करंट की, यानी वो कौन सी ओशियन करंट होगी जो कोरियोलिस प्रभाव से प्रभावित होगी और जिसकी वजह से यह पूर्व की ओर बहने लग जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास 4 इसके ऑप्शन हैं। फर्स्ट है गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम हमने बात की कि गल्फ स्ट्रीम क्या होता है, गल्फ स्ट्रीम होती है गर्म जल की धारा, है ना। उत्तरी अटलांटिक में गर्म जल की एक धारा होती है जो क्या होती है, गल्फ स्ट्रीम। कुरोशियो करंट के बारे में भी हमने देखा कि कुरोशियो करंट है जिसको जापान करंट भी बोला जाता है, क्योंकि ये जापान का जो भाग है काफी हद तक जो भाग है उसको प्रभावित करता है। ये किसमें होता है, ये उत्पन्न होता है प्रशांत महासागर में, ठीक है। और कुरोशियो जो करंट है वो भी क्या है, गरम जल की धारा है। और कैलिफोर्निया करंट क्या है, कैलिफोर्निया करंट है प्रशांत महासागर में ही उत्पन्न होती है, यह ठंडे जल की धारा है, ठीक है। तीनों महासागरीय धारा है। और चौथा है हमारे पास नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, ठीक है। ये तो नाम से ही है कि नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, यानी भूमध्य रेखा है, जो भूमध्य रेखा के किस तरफ, नॉर्थ इक्वेटोरियल में जो हमारे पास की दिशा में बहने वाली जो करंट है, धारा है, वो क्या है, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, है ना। यानी उत्तरी भूमध्य रेखा धारा हम बोल सकते हैं। भूमध्य रेखा के उत्तर में बहने वाली जो धारा है वो है उत्तरी इक्वेटोरियल या उत्तरी भूमध्य रेखा धारा, ठीक है। मेन इसमें गल्फ स्ट्रीम, कुरोशियो करंट और कैलिफोर्निया करंट, ये 3 इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम बात करें इसमें से, हम आंसर बाद में देखेंगे, पहले हम बात करते हैं कि आखिर ये तीनों चीजें होती क्या है। फर्स्ट हम बात करेंगे गल्फ स्ट्रीम। तो जो गल्फ स्ट्रीम है वो क्या है, एक ओशन करंट है, यानी महासागरीय धारा या समुद्रीय धारा भी बोल सकते हैं, महासागरीय धारा। दूसरा, ये क्या है, गर्म जल की धारा या ठंडे जल की धारा, ये है गर्म जल की धारा।
गर्म जल की धारा। और तीसरा कि ये कहाँ पे रहती है, मतलब अटलांटिक में रहती है, कहाँ पे, प्रशांत महासागर में रहती है। ये रहती है उत्तरी अटलांटिक में। ठीक है, उत्तरी अटलांटिक की ये धारा है। उत्तरी अटलांटिक महासागर। उत्तरी अटलांटिक महासागर की धारा है कौन? गल्फ स्ट्रीम। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, सेकंड हमारे पास क्या है? सेकंड है हमारे पास कुरोशियो करंट। कुरोशियो करंट, कुरोशियो करंट। ग्रीन से लिखते हैं अपन, है ना। सेकंड क्या है हमारे पास? कुरोशियो करंट। ये भी क्या है? एक ओशियन करंट है। ठीक है, यानी ये भी एक महासागरीय धारा है। इसके साथ साथ ये क्या है? एक गर्म जल की धारा। गर्म जल की धारा, यानी कुरोशियो करंट है वो भी क्या है? एक गर्म जल की धारा। ठीक है, और जिस तरीके से गल्फ स्ट्रीम है वो उत्तरी अटलांटिक महासागर की धारा है, वैसे ही हमारे पास जो कुरोशियो करंट है वो क्या है? पश्चिमी प्रशांत ठीक है, कुरोशियो करंट क्या है? ओशियन करंट है, गर्म जल की धारा है, पश्चिमी प्रशांत महासागर की ये जल धारा है। इसके अलावा हम इसको क्या बोलते हैं? ऑल्सो कॉल्ड जापान करंट। ठीक है, इसको जापान करंट भी बोलते हैं, जापान की धारा या जापान की जल धारा। अब जापान की जल धारा क्यों बोलते हैं? क्योंकि जापान का अधिकांश क्षेत्र है इसकी वजह से प्रभावित होता है, कुरोशियो करंट की वजह से। इस वजह से इसको जापान करंट भी बोला जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी? कैलिफोर्निया करंट। ठीक है, कैलिफोर्निया करंट। ठीक है, इसको भी थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं। इसको पूरा ही लेना पड़ेगा, हमने आधा ले लिया इसको। इसको थोड़ा सा हम कहाँ पे एडजस्ट करते हैं? यहाँ पे एडजस्ट करते हैं।
ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, हमारे पास है कैलिफोर्निया करंट। अब जो कैलिफोर्निया करंट है, थर्ड कैलिफोर्निया करंट। अब जो कैलिफोर्निया करंट है वो भी क्या है, एक ओशियन करंट है। क्या है, एक कैलिफोर्निया क्या है, एक ओशियन करंट। और ये क्या है, ठंडे जल की धारा, ठंडे जल की धारा। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि जैसे हमारे पास जो कुरोशियो करंट है वो पश्चिमी प्रशांत महासागर की धारा है, वैसे ही हमारे पास जो कैलिफोर्निया करंट है वो भी प्रशांत महासागर की ही धारा है, लेकिन वो है उत्तरी प्रशांत महासागर की जलधारा, उत्तरी प्रशांत महासागर की जलधारा। ठीक है, ये हमारे पास है तीनों के तीनों। ठीक है, इंपॉर्टेंट है गल्फ स्ट्रीम भी, कुरोशियो करंट भी, और इसके साथ साथ कैलिफोर्निया करंट भी। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और इन सब में जितने भी हमारे पास ये फिनोमिनाज है, ये तो हमने बात की ओशन करंट्स की, तीनों ओशन करंट है, तो ये सारे के सारे जो फिनोमिना है ये कोरियोलिस इफेक्ट के ऊपर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ओके, और नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है वो है उत्तरी भूमध्य रेखा धारा। ठीक है, जो एक तरीके से हम बोल सकते हैं भूमध्य रेखा के उत्तर की तरफ बहने वाली जो जल धारा है वो है नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, ठीक है, हमने इसका आंसर नहीं बताया आपको। ठीक है, तो हम इसका आंसर बताते हैं। हमारे पास क्वेश्चन था, उत्तरी गोलार्ध में निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धारा कोरियोलिस प्रभाव से प्रभावित होती है जिससे यह पूर्व की ओर बहती है। तो पूर्व की ओर बहने वाली जो हमारे पास जल धारा है वो है कैलिफोर्निया करंट। ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा इसका, राइट आंसर कैलिफोर्निया करंट। ठीक है, कौन सी कैलिफोर्निया करंट, जो ओशन करंट है, ठंडे जल की धारा है, और उत्तरी प्रशांत महासागर की यह जल धारा है, जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, द कोरियोलिस इफेक्ट इन्फ्लुएंस द डायरेक्शन ऑफ विंड पैटर्न इन बोथ हेमिस्फीयर लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ, यानी कोरियोलिस प्रभाव दोनों गोलार्धों में हवा के पैटर्न की दिशा को प्रभावित करता है जिससे निम्न का निर्माण होता है। अब दोनों गोलार्ध की बात की है, यहां पे किसी एक गोलार्ध की बात नहीं की कि नॉर्थन हेमिस्फीयर है या साउथर्न हेमिस्फीयर है, यहां पे बात की है कि दोनों हेमिस्फीयर यानी नॉर्थन भी और साउथर्न दोनों हेमिस्फीयर में हवा के पैटर्न की दिशा को प्रभावित करता है जिससे निम्न का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, तो देखिए हवा के पैटर्न की अगर हम बात करें तो पहला ऑप्शन है टॉर्नेडोज यानी बवंडर, सेकंड ऑप्शन है जेट स्ट्रीम्स यानी ये जेट धाराएं, थर्ड है हमारे पास ट्रेड विंड्स यानी व्यापारिक धाराएं और हवाएं, और फोर्थ है हमारे पास पोलर ईस्टर्लीज यानी ध्रुवीय पूर्वी हवाएं। तो हमारे पास किस प्रकार की हवा होगी, हवा के पैटर्न की दिशा को जो प्रभावित करेगी उससे किसका निर्माण होगा, तो देखिए हमारे पास जो निर्माण होता है वो होता है जेट स्ट्रीम्स का। ठीक है, जेट स्ट्रीम का निर्माण होता है, जेट धाराओं का निर्माण होता है। ठीक है, कहां पे, दोनों गोलार्धों में हवा के पैटर्न की दिशा को प्रभावित करता है और उससे हमारे पास निर्माण होता है जेट धाराओं का। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर जेट धाराएं होती क्या है।
तो फर्स्ट है हमारे पास जेट धारा। देखिए जो जेट धाराएं हैं वो उच्च ऊंचाई के ऊपर क्या होती है, ठीक है, जेट स्ट्रीम्स, ठीक है, ओके ओके, जेट स्ट्रीम। उच्च ऊंचाई पर बनने वाला हवा का पैटर्न है, बनने वाला हवा का पैटर्न क्या, जेट स्ट्रीम यानी जेट धाराएं। सेकंड हम बात करें कि ये कितना ऊंचा होता है, ठीक है, ये इतना ऊंचा होता है कि ये सब हमारे वायुमंडल में जो हमारा वायुमंडल है वहां पे नहीं होता, ये होता है समताप मंडल में स्थित रहता है ये, ठीक है। यानी समताप मंडल जो हमारे पास लेयर है समताप मंडल वाली, उसमें ये एक तरीके से क्या है, चलना स्टार्ट होती है, जो एक तरीके से पृथ्वी अर्थ की जो जलवायु है, मौसम है, उसको भी प्रभावित करती है। तो ये कहां से एक तरीके से जनरेट होती है, समताप मंडल। समताप मंडल में ये उत्पन्न होती है, ठीक है। उच्च ऊंचाई पर बनने वाला हवा का पैटर्न है और समताप मंडल में ये उत्पन्न होता है, जो अर्थ के जो वेदर है, वेदर कंडीशन है, उनको प्रभावित करता है, ठीक है। इतना ही हमारे पास है जेट स्ट्रीम या जेट धाराएं। तो दोनों हेमिस्फीयर में हवा के पैटर्न की दिशा को प्रभावित करता है और उससे किसका निर्माण होता है, जेट धाराओं का, जेट स्ट्रीम्स का, ठीक है। यह आपको पता होना चाहिए। सेकंड हम बात करते हैं किसकी, सेकंड हम बात करते हैं टॉर्नेडो की। तो देखिए टॉर्नेडो क्या होते हैं, टॉर्नेडो, टॉर्नेडोज जिनको हम क्या बोलते हैं, बवंडर। तो बवंडर ये क्या होता है, एक तूफान होता है। ये क्या होता है, तूफान, ठीक है, तूफान होता है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि जो इसका सेंटर पॉइंट है वो किस तरफ होता है, तो जैसे चक्रवात होते हैं वो क्या करते हैं, एक सेंटर पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग चारों ओर स्पाइरल रोटेशन एक तरीके से लेयर बनती है, या हम बोल सकते हैं स्पाइरल मोशन होता है। एक सेंटर पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग स्पाइरल मोशन में हवाएं चलती है, ऐसे करती। चक्रवात यही तो होता है कि एक किसी भी सेंटर पॉइंट में इस तरीके से स्पाइरल मोशन होते 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 वो ऊपर उठती है, ठीक है। ये तो चक्रवात होता है जो जनरली समुद्र उनमें हम देखने को मिलता है। लेकिन ये क्या होता है, जो बवंडर होता है वो एक तरीके से धरातल के ऊपर भी एक तरीके से पाया जाता है, ठीक है। तूफान के रूप में ये रहता है और इसमें भी जैसे चक्रवात होता है वैसे ही सेंटर पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग इसमें स्पाइरल मोशन होगा और हवा ऐसे करके ऊपर की ओर उठती जाएगी और जो एक विनाशकारी रूप लेता है, ठीक है। और इससे क्या होते हैं, घर वगैरह गिर जाते हैं और इस तरीके से चांसेस रहते हैं, ठीक है। चीज़ें इधर उधर हो जाती है, बहुत भयंकर वाली, मतलब बहुत तेज गति वाली, तीव्र गति में हवाएं चलती है। तो ये रहता है हमारे पास बवंडर। तो हमने क्या बात की कि ठीक है, हम सीधा लिख देते हैं क्योंकि साइक्लोन तो वैसे जनरली समुद्र वगैरह उसमें देखने को मिलता है, उससे तो बाढ़ आती है, बवंडर में बाढ़ नहीं आती। ये तो तूफान है एक तरीके से, है ना। तो इसमें हम लिख सकते हैं केंद्र के चारों ओर, केंद्र के चारों ओर इसमें क्या बनता है, स्पाइरल। केंद्र के चारों ओर हवाएं, केंद्र के चारों ओर हवाएं स्पाइरल
रोटेशन करती है या स्पाइरल मोशन करती है। ठीक है, इतना बहुत है ना, विनाशकारी होता है ये। ठीक है ठीक है, विनाशकारी टॉर्नेडो, बवंडर, हवाएं चलती जाएगी, उड़ा कर ले जाएगी सब कुछ, वही वाला बवंडर है। तो ये हमने बात की बवंडर की। नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्रेड विंड्स की, है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है, ट्रेड विंड्स। है ना, ट्रेड विंड्स क्या होते हैं? थर्ड हम बात करते हैं ट्रेड विंड्स। ट्रेड विंड्स, ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं हिंदी में? व्यापारिक हवाएं। अब देखिए, सबसे पहले सोचने की बात यह है कि इनको व्यापारिक हवाएं क्यों बोला जाता है। ठीक है, क्या हवाएं भी व्यापार करती है? ऐसा नहीं है। देखिए, इनको व्यापारिक हवाएं बोला जाता है, ट्रेड विंड्स बोला जाता है। समुद्र में चलने वाली जो हवाएं होती है वो होती है व्यापारिक हवाएं। अब इनको व्यापारिक क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये समुद्री व्यापार को क्या करती है? प्रभावित करती है, इसीलिए इनको बोला जाता है ट्रेड विंड्स। तो सबसे पहले तो हम इसमें लिख सकते हैं समुद्र में चलने वाली हवाएं। समुद्र में चलने वाली हवाएं या समुद्र में बने हवा पैटर्न। ठीक है, समुद्र में चलने वाली हवाएं, या हम बोल सकते हैं पवन पैटर्न। पवन मतलब हवा, पवन पैटर्न या हवा के पैटर्न, कुछ भी बोल सकते हैं। सेकंड हम क्या बोल सकते हैं? समुद्री व्यापार को प्रभावित करता है। समुद्री व्यापार को प्रभावित करता, करने की वजह से इन्हें क्या बोला जाता है? व्यापारिक हवाएं बोला जाता है। ठीक है, व्यापारिक हवाएं बोला जाता है। ठीक है, समुद्री व्यापार को प्रभावित करने की वजह से इन्हें व्यापारिक हवाएं बोला जाता है। ठीक है, ये तीन इंपॉर्टेंट एक तरीके से हमारे पास होते हैं। पोलर ईस्टर्लीज, वेस्टर्लीज ये भी होती हैं। ध्रुवीय पूर्वी हवाएं, ध्रुवीय क्या होती हैं? पश्चिमी हवाएं ये होती है। इक्वेटर वेस्टर्लीज, इक्वेटर ईस्टर्लीज भी होते हैं। ठीक है, भूमध्य रेखा उत्तरी हवा, भूमध्य रेखा पूर्वी हवाएं, भूमध्य रेखा पश्चिमी हवाएं। जो क्या होती है? पोल्स वाली होगी, जो पोल के पूर्व और पश्चिम में चलेगी वो होगी पोल्स ईस्टर्लीज और पोल वेस्टर्लीज। और इक्वेटर ईस्टर्लीज और इक्वेटर वेस्टर्लीज क्या होगी? जो भूमध्य रेखा के उत्तर की तरफ, सॉरी पूर्व की तरफ चलेगी तो वो होगी इक्वेटर ईस्टर्लीज, और जो भूमध्य रेखा के पश्चिम की तरफ चलेगी वो होगी इक्वेटर वेस्टर्लीज। तो ये रहता है। ठीक है, ये आपकी इंपॉर्टेंट होती है। जेट धारा यानी जेट स्ट्रीम, ये क्या है? जेट स्ट्रीम।
जेट स्ट्रीम्स।